बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेसेस इन शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर। अगर इन डिटेल बात की जाए तो प्रिज्मेटिक मेंबर क्या होते हैं, शार्ट मेंबर, सेंट्रिक लोडिंग, इसेंट्रिक लोडिंग से क्या होता है, फिर कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन और न्यूट्रल एक्सेस और स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम बनाएंगे आप टी सेक्शन की। इससे पहले हमने कंबाइंड स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस किया, तो स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज द प्रिज्मेटिक मेंबर। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने दो डायग्राम्स बनी है, एक ये और एक ये। इन दोनों डायग्राम्स में मैं क्या करता हूँ, सेक्शन लेता हूँ, डिफरेंट सेक्शन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस डायग्राम में एक सेक्शन ले लेता हूँ, ए बी सी डी एंड ई एफ। अभी इसका हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊँ तो मेरे पास तीनों क्रॉस सेक्शन इस तरह बनेंगे। लेट्स सपोज दिस बी एंड दिस इज इट्स हाइट। मेरे पास ना इसकी बेस चेंज हो रही है ना इसकी हाइट चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से हमारे पास ना बी एच क्यूब बाई 12 चेंज होगा ना एच बी क्यूब बाई 12 चेंज होगा, यानी कि ना आई एक्स चेंज होगा बी एच क्यूब बाई 12 और ना ही हमारे पास आई वाई चेंज होगा एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो हमारे पास जब मेंबर का सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहे, ये सारे के सारे का सेक्शन हमारे पास कांस्टेंट रहे, तो उनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता, ऑल ओवर द लेंथ हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। लेकिन इन केस अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ले लूँ, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए बी मेरे पास इस तरह बना है, इट्स बी एंड हाइट, तो सी डी मेरे पास कुछ इस तरह बनेगा। अब मेरे पास इस क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट इसकी हाइट चेंज होगी। जब हाइट चेंज होगी तो हमारे पास बी एच क्यूब बाई 12 या एच बी क्यूब बाई 12 यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो ऐसे मेंबर जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल ओवर द लेंथ हमारे पास सेम है, वो हमारे पास प्रिज्मेटिक मेंबर होते हैं। अब ये हमारे पास प्रिज्मेटिक मेंबर है और ये हमारे पास नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर है, जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ गिवन लेंथ हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है। मैं इधर क्रॉस सेक्शन लेता हूँ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आता है, और इधर क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आता है। प्रिज्मेटिक मेंबर वो मेंबर होते हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है ऑल ओवर द लेंथ, किसी भी जिनका क्रॉस सेक्शन हमारे पास सेम रहे। देन हमारे पास व्हाट इज शार्ट मेंबर। तो मेरे पास ये दो क्रॉस सेक्शन बनाए हुए हैं, एक की इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, इसकी हाइट कम है बेस से और इसकी हाइट ज्यादा है बेस से। इसमें बेस कम है, इसमें हाइट ज्यादा है, दोनों गिवन सेक्शन है। तो हमारे पास शार्ट मेंबर वो मेंबर होते हैं जिनकी लेंथ डिवाइडेड बाय शॉर्टेस्ट लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन हमारे पास दो होती है, बेस और हाइट, और इन दोनों में से जो शॉर्टेस्ट होगी उसकी रेशियो लेंथ के साथ, लेंथ डिवाइडेड बाय शॉर्टेस्ट लेटरल डायमेंशन 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि L डिवाइडेड बाय H शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10। ये हमारे पास शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर होगा। या उनकी लेंथ उनकी शॉर्टेस्ट लेटरल डायमेंशन के 10 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल की हाइट अगर 2 मीटर है तो उनकी लेंथ हमारे पास 20 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट्स इसमें हमारे पास शॉर्टेस्ट लेटरल डायमेंशन बेस है, तो L डिवाइडेड बाई बी इज लेस देन 10। बी अगर हमारे पास 3 मीटर है लेट्स सपोज, तो इसकी लेंथ हमारे पास 30 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 30 मीटर से कम हो तो ये हमारे पास शार्ट मेंबर आ जाएंगे। देन शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर जिनकी लेंथ हमारे पास उनकी शॉर्टेस्ट लेटरल डायमेंशन के 10 टाइम से ज्यादा ना हो और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन सेम रहे, शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर। अब हमारे पास इनमें लोडिंग कंडीशन को डिस्कस करते हैं, किस किस तरह से लोडिंग लग सकती है। तो लेट्स एज्यूम अ शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर। अब हमारे पास हमने ये शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर एज्यूम किया हुआ विद इसेंट्रिसिटी ई वाई एंड ई जेड, और ये इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा किया हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर या किसी भी मेंबर के सेंट्राइडल एक्सिस पे लोड लग रहा हो, कंप्रेसिव लग रहा हो या टेंसाइल लग रहा हो, तो उसकी वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। अगर टेंशन लग रही है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस, अगर कंप्रेशन लग रही है तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। बट अगर हमारे पास लोड किसी भी एक्सेस से, वाई एक्सेस या जी एक्सेस से विद इसेंट्रिसिटी मूव कर जाए, फॉर एग्जांपल वो वाई एक्सेस से किसी इसेंट्रिसिटी पर लाई कर रहा है लेकिन जेड एक्सेस से नहीं है, तो बस जब वो वाई एक्सेस से इसेंट्रिसिटी पर लाई करता है तो वाई के अबाउट मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही वाई के अबाउट मूवमेंट प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से हमारे पास फ्लेक्सियल स्ट्रेसेस आ जाते हैं। और अगर हमारे पास इस जेड से इसेंट्रिसिटी पर लाई करता है तो जेड के अबाउट मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास फ्लेक्सियल स्ट्रेसेस आ जाते हैं। हमने एक जनरल केस एज्यूम किया हुआ है जिसमें हमारे पास वो दोनों एक्सेस से इसेंट्रिसिटी पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस से उसकी इसेंट्रिसिटी ई जेड है और जेड एक्सिस से उसकी इसेंट्रिसिटी ई वाई है। तो अगर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस की इसेंट्रिसिटी खत्म कर रहा हूँ तो मेरे पास मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस आ जाएगी, और जब मैं जेड एक्सिस की इसेंट्रिसिटी खत्म करूंगा तो हमारे पास मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं खत्म कर रहा हूँ, ये टेंसाइल रोड है, इसकी
वाई एक्सिस से इसेंट्रिसिटी खत्म कर रहा हूँ, तो मुझे दो लोड एज्यूम करने होंगे। हमारे पास ये और ये मिलकर कपल बना देंगे और ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो ये हमारे पास, अगर मैं लोड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रोटेट करता हूँ तो मेरा थंब में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो मेरे पास इस मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगी और लोड मेरा वहां से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और हमारे पास इस मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मूवमेंट अबाउट वाई इज इक्वल टू पी टाइम ई जेड। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ लग रही है तो हमने प्लस पी ई जेड लिखा, अगर ये नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ लग रही होती तो माइनस पी ई जेड लिखने होते। देन हमारे पास अब ये जेड एक्सिस से इसेंट्रिसिटी पे लाई कर रहा है, कितनी इसेंट्रिसिटी पे लाई कर रहा है, ई वाई इसेंट्रिसिटी पे। मैंने क्या करना है, अब ई वाई को खत्म करना है, तो ई वाई को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे दो फोर्सेस ले लूंगा। अब मेरे पास ये फोर्स और ये फोर्स मिलकर क्या करेंगी, कपल्स बना देंगी और हमारे पास कपल मूवमेंट आ जाएगी अबाउट जेड एक्सिस और ये फोर्स सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगी। देन अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेक करूँ जेड से इसकी डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास मेरा थंब नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो एम जेड विल बी इक्वल टू माइनस टाइम पी ई जेड, एम वाई इक्वल टू पी ई जेड, बिकॉज इसकी डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव जेड एक्सिस के अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही थी। ये हमारे पास एम जेड है जो कि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रही है और ये हमारे पास एम वाई है जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है। तो एम वाई इक्वल टू पी टाइम ई जेड एंड एम जेड इक्वल टू माइनस पी टाइम ई जेड। अब हमारे पास इस मेंबर में इस वक्त पहले हमने फोर्स को यहाँ शिफ्ट किया तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आ गई थी, मूवमेंट अबाउट वाई आ गई थी। देन हमने इस फोर्स को यहाँ शिफ्ट किया और इसकी वजह से हमारे पास मूवमेंट अबाउट जेड आ गई थी, एम वाई एंड एम जेड। अब हमारे पास इस मेंबर पे तीन तरह के स्ट्रेसेस लग रहे हैं, दो तरह के स्ट्रेसेस लग रहे हैं लेकिन तीन वजह से लग रहे हैं। हमारे पास इस फोर्स की वजह से जो कि यहाँ पे शिफ्ट होगी टेंसाइल फोर्स, इसकी वजह से हमारे पास एक्सियल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे पास जो कंबाइंड स्ट्रेसेस होंगे वो ड्यू टू एक्सियल फोर्स पी सिग्मा एक्सियल, जो कि हमने एक्सिस पे शिफ्ट की थी, इसेंट्रिसिटी पे लग रही थी लेकिन हमने सेंट्राइडल एक्सिस पे शिफ्ट की थी, तो एक्सियल फोर्स पी प्लस ड्यू टू फ्लेक्सर स्ट्रेसेस आ जाएंगे ड्यू टू मूवमेंट अबाउट y एक्सिस और प्लस फ्लेक्सर स्ट्रेसेस ड्यू टू मूवमेंट अबाउट z एक्सिस। अगर हम इसको p की फॉर्म में लिखें, एक्सियल हमारे पास आ जाएगा p बाई a प्लस सिग्मा फ्लेक्सर ड्यू टू मूवमेंट अबाउट y एम वाई डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू जेड प्लस सिग्मा फ्लेक्सर ड्यू टू एम जेड डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई, लेकिन ये हमारे पास माइनस के साथ लिखा जाता है। फ्लेक्सर का फॉर्मूला जब मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस हो तो हमारे पास प्लस एम वाई बाई आई वाई इंटू जेड, और जब माइनस के साथ हो तो माइनस एम जेड डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई। ये प्लस और माइनस इसलिए कि हमारे पास ये प्लस के साथ जहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होती है उस जगह पे टेंशन प्रोड्यूस करता है, अगर हम इधर माइनस लगा देते हैं तो जिस जगह पे टेंशन प्रोड्यूस होती है उस जगह पे कंप्रेशन का रिजल्ट देगा। हमारे पास ये प्लस के साथ हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये माइनस के साथ हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिग्मा और जो कंबाइंड स्ट्रेसेस विल बी इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस एम वाई हमारे पास क्या है, पी ई जेड डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू जेड माइनस एम जेड एंड मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस इज आल्सो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस पी ई जेड मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस जो हमारे पास होगी पी इंटू इसेंट्रिसिटी ऑफ वाई माइनस पी इंटू ई वाई डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई। ओवरऑल हमारे पास तीनों किसके साथ आ जाएंगे, प्लस के साथ आ जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगी कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन। इसमें हम किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे z, y। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बेस हमारे पास b है और इसके हाइट क्या है h है, अगर मैं इस पॉइंट पर स्ट्रेस फाइंड करना चाहता हूँ इस कॉर्नर पे, मेरे पास ये वाला पॉइंट, इसकी लेंथ आ जाएगी माइनस, नहीं z एक्सिस प्लस है तो प्लस b/2, और इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो माइनस h/2। अगर मैं इस कॉर्नर में फाइंड करना चाहता हूँ तो प्लस b/2 h/2, z की जगह b/2 और y की जगह माइनस h/2, और p हमारे पास नॉन होगा, इसेंट्रिसिटी नॉन होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन होगा, तो हमारे पास इस पॉइंट पे स्ट्रेस आएगा। लेकिन यूजुअली हमें स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रा करनी होती है, तो स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रा करने के लिए हम हर पॉइंट के लिए इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, तो हम इस इक्वेशन को जनरली इसमें p a और e z i y सब कुछ पुट कर देते हैं एक्सेप्ट z y को छोड़ के, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ
जेड वाई। तो हम जब जेड वाई इस कॉर्नर का पुट करते हैं तो इस पॉइंट का स्ट्रेस आ जाता है, इस कॉर्नर का पुट करते हैं तो इस पॉइंट का स्ट्रेस आ जाता है, फिर इस कॉर्नर का पुट करते हैं इसका, या किसी भी जगह का हम फाइंड करना चाहते हैं उसका जेड और वाई कोऑर्डिनेट पुट करते हैं तो हमारे पास उस पॉइंट का स्ट्रेस आ जाता है। देन न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं तो हमारे पास कंबाइंड स्ट्रेस हमारे पास स्ट्रेसेस कंबाइन होने की वजह से न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होगी। हमारे पास इस केसेस में कंबाइन स्ट्रेसेस इन शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर्स के केस में या सिमेट्रिकल बेंडिंग के केस में न्यूट्रल एक्सिस हमेशा शिफ्ट होती है, जबकि हमारे पास अनसिमेट्रिकल के केस में रोटेट होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस केस में शिफ्ट होगी तो हमें उसकी क्या करनी, नई लोकेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास वही जो हमारे पास इक्वेशन थी सिग्मा सी इक्वल टू, जो कि हमने जेड वाई की फॉर्म में अरेंज की हुई होगी, हमने इसको जेड वाई की फॉर्म में अरेंज किया होगा। इसकी अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेसेस जीरो होंगे, तो उस इक्वेशन को हम इक्वल टू जीरो रख देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इक्वेशन थी कुछ इस तरह की कि ये रख देते हैं 20 प्लस 21y प्लस 20z। ये हमारे पास स्ट्रेस की क्या थी, इक्वेशन थी। इसी तरह की कुछ इक्वेशन आएगी, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होगी, एक हमारे पास y के साथ कुछ कांस्टेंट होगा और z के साथ हमारे पास कुछ कांस्टेंट होगा। इसको इक्वल टू जीरो रख देंगे तो हमारे पास ये एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी विद द वेरिएबल y एंड z। तो इस लाइन की इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, अगर जनरल बात की जाए तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। हम राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 को छोड़ेंगे या कांस्टेंट टर्म जो होगी उसको छोड़ेंगे, उस कांस्टेंट टर्म पे डिवाइड करके देन हमारे पास इस इक्वेशन को z डिवाइडेड बाय a और y डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में अरेंज करेंगे। और इसको प्लॉट करने का आसान तरीका है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x के नीचे जो होता है वो हमारे पास x इंटरसेप्ट होता है, ये डिस्टेंस हमारे पास a आ जाएगा और y वाला डिस्टेंस हमारे पास b आ जाएगा। हम इसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। जब हमारे पास लाइन क्वेश्चन आ सकती है तो आप किसी भी तरीके से आप इसके वो कोऑर्डिनेट पुट करें, y z जीरो पुट करके जिस तरह आपका दिल चाहे आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के थ्रू इसको प्लॉट करना आसान होता है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं कि इसको डबल इंटरसेप्ट की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं और जस्ट हमारे पास वो इंटरसेप्ट प्लॉट करते हैं और बस इजीली प्लॉट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मेथड। ये था अबाउट न्यूट्रल एक्सिस एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम। स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास हर पॉइंट पे स्ट्रेस होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जब मैं एक्सियल स्ट्रेस ड्रॉ कर रहा था, एक्सियल स्ट्रेस की स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रॉ कर रहा था, तो वो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो हमें सिर्फ एक पॉइंट का स्ट्रेस चाहिए था, बाकी हमें पता था कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पर जब फ्लेक्सर स्ट्रेस की स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रॉ की तो उस केस में हमें सिर्फ टॉप और बॉटम के स्ट्रेस फाइंड करने की जरूरत थी। लेकिन इस केस में कंबाइंड स्ट्रेसेस के केस में हमारे पास हमें बाउंड्री के तमाम पॉइंट के स्ट्रेसेस का जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर डी सेक्शन है, मैं इसकी स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रा करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके बाउंड्री के तमाम पॉइंट इनका स्ट्रेस का जानना, इनके स्ट्रेस का पता होना लाजमी है, तभी मैं इसकी स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रा कर सकता हूँ। तो हमने इक्वेशन लिखी होगी इन द फॉर्म ऑफ जेड वाई, जो कि हमने कहा था कि हम इसी वजह से इक्वेशन को जेड वाई की फॉर्म में लिखते हैं। यूजुअली हमें अगर क्वेश्चन की बात की है तो एक या दो पॉइंट पे स्ट्रेस चाहिए होता है तो वो हम डायरेक्ट जेड और वाई पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन को जेड वाई इसलिए अरेंज करते हैं कि हमें स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रा करनी होती है। तो इसमें जब मैं इसके कोऑर्डिनेट पुट करूंगा इस पॉइंट का स्ट्रेस आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट पुट करके इस पॉइंट का स्ट्रेस, और जैसे ही हमारे पास सारे स्ट्रेसेस आ जाएंगे मैं इसको जस्ट प्लॉट कर दूंगा तो हमारे पास स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम बन जाएगी। अगर इसके स्टेप्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को लिखना होगा इन द जेड वाई फॉर्म, देन न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना होगा और देन हमारे पास बाउंड्री के स्ट्रेसेस को फाइंड करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे। अब इस पे बेस हम एक एग्जांपल करते हैं आप टी सेक्शन की, उस पे हम न्यूट्रल एक्सिस को भी लोकेट करते हैं, ए और बी कुछ जिन पॉइंट पर स्ट्रेसेस रिक्वायर्ड है वो भी फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इसकी स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम भी बनाते हैं। सो ये हमारे पास टी सेक्शन है, इसके कॉर्नर पे लोड लग रहा है 100 किलोमीटर, हमारे पास कंप्रेसिव लोड है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, ये हमारे पास 3D मॉडल है, ये 2D मॉडल, ये हमारे पास यहाँ पे ये लोड लग रहा है। इसकी इसेंट्रिसिटी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस Ez एंड विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस इज Ey। लोड लग रहा है, इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, तो हमारे पास शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर का फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड करते हैं, तो जो हमारे पास क्वेश्चन में यूज होगी। तो सबसे पहले हमारे पास इसका एरिया, देन व्हाट इज y सेंट्राइड, फिर उसके बाद iz और iy। ये चार चीजें हमें क्या करनी होगी, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर के केस में हमें फाइंड करनी होगी, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूले में यूज होगी। हम स्टार्ट लेते हैं एरिया से।
तो अगर इसकी एरिया की बात की जाए तो हमारे पास इस स्ट्रिप का एरिया प्लस इस स्ट्रिप का एरिया 60 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 10 जो कि हमारे पास 1100 आ जाएगा। देन अगर वाई सेंट्राइड की बात की जाए, इस केस में हम एक्स सेंट्राइड नहीं निकाल रहे क्योंकि एरिया हमारे पास ये हमारा जो सेक्शन है ये हमारे पास सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, तो इसका एक्स सेंट्राइड हमारे पास 0 हो जाएगा। जो हमारे पास ये सेंट्राइडल एक्सिस होगी यही हमारे पास इस मेंबर की भी सेंट्राइडल एक्सिस होगी। इन स्ट्रिप्स की जो सेंट्राइडल एक्सिस होगी वही हमारे पास मेंबर की सेंट्राइडल एक्सिस होगी। लेकिन वाई सेंट्राइड के केस में हमारे पास ये डिफरेंट है, हमें वाई सेंट्राइड निकालना हो तो वाई सेंट्राइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई इंटू वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए आई। इस केस में मेरे पास दो स्टेप्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे 1 कह देता हूँ, इसे 2 कह देता हूँ। तो दिस विल इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। तो y सेंट्राइड निकालने के लिए, किसी भी एक्सिस का सेंट्राइड निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस एक्सिस चूज करनी होती है। तो मैं अपनी रेफरेंस एक्सिस किसको चूज करता हूँ, बॉटम सरफेस को चूज कर देता हूँ कि हमारे पास क्या रेफरेंस एक्सिस है। मैं इसका रेफरेंस, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, इससे 10 मीटर नीचे या ऊपर या किसी भी जगह आप इसको चूज कर सकते हैं। तो मैंने बॉटम सरफेस को चूज किया, इस केस में थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास, इसको मैंने 1 कहा है तो a1 हमारे पास कितना है 60 मल्टीप्लाई बाई 10 600 इंटू इसके वाई सेंट्राइड की बात की जाए तो इसका वाई सेंट्राइड हमारे पास, ये वाई हमारे पास क्या है, दोनों सेंट्राइडल एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस। तो हमारे पास इसकी जो सेंट्राइडल एक्सिस होगी वो कितने उस पर लाई करेगी 30 पे, इधर से लेके इधर तक इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो हमने रेफरेंस सरफेस चूज किए और इसकी जो सेंट्राइडल सरफेस है इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। डायरेक्ट हमारे पास ये रेफरेंस सरफेस और इसका सेंट्राइड 30 पे लाई कर रहा है तो दोनों हमारे पास कोइंसाइड कर रही है तो उसका डिफरेंस हमारे पास 30 आ जाएगा 60। बस अब दूसरे स्टेप को देखते हैं तो इसके एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10 500। और इसके सेंट्राइड की बात की जाए तो ये हमारे पास, इसका सेंट्राइड जो है इसकी विड्थ के हाफ पे लगेगा, रेक्टेंगल का हाफ पे लगता है तो ये हमारे पास यहाँ से 5 हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो इधर से इधर तक पहले 60 देन 5 तो ये हमारे पास हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। a1 हमारे पास 600 है और a2 हमारे पास कितना है 500 तो ये हमारे पास आ जाएगा 45.9 राउंड ऑफ करके 45.9 मिलीमीटर। हमने ये जूम किया होगा ये सारी जो डायमेंशन मैंने दी हुई है ये किस में है मिलीमीटर में। तो वाई सेंट्राइड हमारे पास आ गया 45.9 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस हमें मिल गया 45.9 मिलीमीटर। देन हम फाइंड करते हैं आई जेड एंड आई, अब इसकी जरूरत नहीं। देन हम फाइंड करते हैं आई जेड एंड आई वाई। तो आई जेड फाइंड कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। अब हमारे पास ये जेड एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस फाइंड करना है। तो हमारे पास अगर ये देखा जाए तो हमारे पास क्या बेस बन रही है, जो हम बी एच क्यू बाई 12 पढ़ते तो उसके हिसाब से हमारे पास जेड एक्सिस के अबाउट जो फार्मूला लगेगा वो लग जाएगा बी एच क्यू डिवाइडेड बाई 12 फॉर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्राइडल एक्सिस। ये हमारे पास क्या होता है आई जेड सेंट्राइडल एक्सिस होते हैं बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12। लेकिन हमारे पास जो है डिफरेंट स्टेप्स हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उनके सेंट्राइडल एक्सिस पे नहीं, हमारे वाले सेंट्राइडल एक्सिस पे 45.9 है। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, वो हमारे पास क्या कहते हैं आई जेड ऑफ एनी सेक्शन इज इक्वल टू उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस सेंट्राइडल एक्सिस प्लस a1 इनटू y1 का स्क्वायर। जब हम z एक्सिस के अबाउट फाइंड करते हैं तो हमारे पास y1 का स्क्वायर आ जाता है। ये हमारे पास किसके लिए हो जाएगा स्टेप 1 के लिए हो जाएगा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्राइडल एक्सिस प्लस a2 इनटू y2 का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे भी y1 और y2 क्या है, हम जिस स्ट्रिप के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं उसका और उसके सेंट्राइडल एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस। तो iz इक्वल टू बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12। बी हमारे पास कितना है 10, एच हमारे पास कितना है 60 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 और प्लस एरिया 60 मल्टीप्लाई बाई 10 600 और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। अब हमारे पास इसकी सेंट्राइडल एक्सिस लाई कर रही है ये वाली, जिसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वो हमारे पास लाई कर रही है 45.9 बॉटम से। और इसकी सेंट्राइडल एक्सिस लाई कर रही है जिस पर हमने वो फाइंड किया वो किस पे 30 पे। तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस जो हो जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यानी कि 45.9 माइनस 30 का स्क्वायर। 45.9 माइनस 30 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा y सेंट्राइड आ जाएगा। देन हमारे पास प्लस ये स्टेप बेस हमारे पास कितनी है 50
हाइट हमारे पास कितनी है 10, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस इसका हमारे पास एरिया कितना है 500 इंटू, अब हमारे पास इसका सेंट्राइड जो है, इसका सेंट्राइड यहां से 5 पे लाई करेगा, इधर से कितना हो जाएगा, हमने ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितने है वाई है, हमारे पास टोटल जो टी सेक्शन है इसकी हाइट हमारे पास 70 मिलीमीटर है, इसका सेंट्राइड हमारे पास हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। तो अगर हमें इधर से लेके इधर तक अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए, तो हम इससे क्या कर सकते हैं 5 माइनस कर सकते हैं, या मुझे इसके इस तक का डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें 5 ऐड कर सकता हूँ, तो हमारे पास वाई सेंट्राइड आ जाएगा। तो हमारे पास ये टोटल हाइट कितनी है 60 और बॉटम से 45.9 है, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा टी सेक्शन के बॉटम तक, तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 माइनस 45.9 यानी कि 14.1 मिलीमीटर। इधर से लेके इधर तक 14.1 है और इसके सेंट्राइड तक पहुंचने के इधर से लेके इधर तक 14.1 है और इसके सेंट्राइड तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है 5 ऐड करना है, यानी कि 14.1 प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस 8,258 मिलीमीटर पावर 4। ये हमारे पास था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। अब हमने करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इन मेंबर्स की जो सेंट्राइडल एक्सिस है वो और हमारे पास जो मेन सेंट्राइडल एक्सिस है वो आपस में कोइंसाइड कर रही है, यानी कि इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आई वाई इक्वल टू आई वाई सेंट्राइडल 1 प्लस आई वाई सेंट्राइडल 2 और प्लस A1 Z1 का स्क्वायर और प्लस A2 Z2 का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास इन दोनों की सेंट्राइडल एक्सिस के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेंट्राइडल एक्सिस और मेन सेंट्राइडल एक्सिस के दरमियान कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास ये टर्म भी जीरो हो जाएगी और ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास आई वाई सिंपल बच जाएगा एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो इसको अगर हम वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट जिस तरह से हमने हाइट और बेस की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 109,167 मिलीमीटर पावर 4। ये हमने फाइंड किए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया और इसका वाई सेंट्राइड फाइंड किया। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन फाइंड करते हैं, देन न्यूटन एक्सिस को कैलकुलेट करते हैं और फिर हमारे पास स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम को ड्रा करते हैं। सो कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन की बात की जाए तो अगर हमारे पास सिग्मा कंबाइंड इज इक्वल टू पी बाई ए प्लस पी ई जेड डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू जेड। पी ई जेड हमारे पास क्या हो जाएगी मूवमेंट अबाउट वाई एक्सेस एम वाई डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू जेड और प्लस पी ई वाई डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई। अब इस केस में हमने आई वाई और आई जेड फाइंड कर दिया, वाई सेंट्राइड की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले में, लेकिन हमारे पास सेंट्राइडल एक्सिस को लोकेट करने के लिए फाइंड किया था, एरिया फाइंड किया। अब हमारे पास क्या रहता है इसेंट्रिसिटी रहता है। लोड हमारे पास यहाँ पे लग रहा है P इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी -100,000 न्यूटन। और अगर इसेंट्रिसिटी की बात की जाए तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम वाई एक्सिस हमारे पास ई वाई आ जाएगा, नहीं फ्रॉम वाई एक्सिस इसेंट्रिसिटी इज कॉल्ड EZ। तो EZ हमारे पास आ जाएगा -25 मिलीमीटर पावर 4, क्योंकि हमारे पास Z एक्सिस ये वाली Z एक्सिस पॉजिटिव है, तो Z एक्सिस से -25 मिलीमीटर पे लाई कर रहा है ये वाला पार्टनर। और अगर वाई सेंट्राइड वाई की बात की जाए तो वो हमारे पास कितनी है, जो कि हमारे पास 14.1 मिलीमीटर बन रही है, -25 मिलीमीटर एंड 14.1 मिलीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ पता है, हम पुट कर देते हैं सिग्मा इज इक्वल टू -100,000 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस -100,000 इंटू EZ हमारे पास कितना है -25 और Z हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, Z और Y की वैल्यू नहीं पुट करनी, हम इसको जनरल इक्वेशन बनाना चाहते हैं। और डिवाइडेड बाय आई वाई हमने फाइंड किया था 109,167 और प्लस हमारे पास -100,000 इंटू ई वाई हमारे पास कितने 14.1 वाई इसी तरह छोड़ दिया और हमारे पास आई जेड कितने 518,258। अगर हम यूनिट की बात की जाए तो हमने इसका यूनिट रखा है न्यूटन, तो एरिया का यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये मेगा पास्कल बन जाएगा, ये हमारे पास यूनिट न्यूटन मिलीमीटर
इंटू मिलीमीटर, इजेड भी मिलीमीटर में और जेड भी हम मिलीमीटर में लेंगे तो न्यूटन मिलीमीटर, मिलीमीटर डिवाइड बाय मिलीमीटर पावर 4, 2 मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो स्ट्रेस का यूनिट आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, मेगा पास्कल। अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा -90.91 -2.721 y एंड देन हमारे पास प्लस 22.92 इंटू जेड। हमारे पास जेड के केस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वाई के केस में हमारे पास माइनस रह जाएगा, -272 और हमारे पास ये वाला माइनस रह जाएगा। ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन किसकी, स्ट्रेस की फॉर एनी पॉइंट। हम अगर इस केस में किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें क्या रिक्वायर्ड था कि ए न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करना होता है, ए और बी पे स्ट्रेस फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट मिस ए और बी। तो हमें क्या पता होना चाहिए, ए और बी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अगर इधर ए और बी के कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो हमारे पास जेड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 25 और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ जाएगा 14.1। हमारे पास ये देखें इधर से पॉजिटिव में लाई कर रहे हैं 25 और जेड एक्सिस से जो है हमारे पास 14.1 पे लाई कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, तो हमारे पास 25 का 14.1। अगर इस केस में बात की जाए तो हमारे पास जेड कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 5, टोटल स्टेप 10 किए तो ये 5 हो जाएगा, 5 का -45.9। अब हमारे पास ये नेगेटिव में लाई कर रहा है तो -45.9। आप ये दोनों पॉइंट 25 14.1 पुट करेंगे वाई और जेड में, इसमें यही अननोन है तो हमारे पास स्ट्रेस एट ए आ जाएगा और 5 -45.9 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेस एट बी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम में ड्रा करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, डिफरेंट पॉइंट के स्ट्रेस पुट करने होंगे, यानी कि उसके वाई कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो हमारे पास उस पॉइंट के स्ट्रेसेस आ जाएंगे, उससे हमारे पास स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम बनेगी। लेकिन उससे पहले हम न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमने क्या कहा था कि हम स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और उसको अरेंज करेंगे इन स्लोप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 90.91 इज इक्वल टू -2.721 y और प्लस 22.92 z। इस तरफ सबसे पहले 1 बनाना है तो हम इसको क्या करेंगे 90.91 तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू y। अब हमारे पास जो फर्स्ट नोमिनेटर थर्ड डिनोमिनेटर में चला जाता है तो ये हमारे पास हो जाएगा 90.91 डिवाइडेड बाय ये माइनस में आ जाएगा 2.721 और प्लस z डिवाइडेड बाय 90.91 डिवाइडेड बाय 22.92। तो अब अगर हम इसको फाइंड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाय -33.04 और प्लस z डिवाइडेड बाय 4 मिलीमीटर। अब हमारे पास ये आ गया y इंटरसेप्ट। अब हमने y एक्सिस में -33.04 मार्क करने तो ये हमारे पास ये तो -45 आ रहा है तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमारे पास -33.04 ये हमारे पास क्या है y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट क्या है +4 ये हमारे पास यहाँ पे। तो अगर हमने यहाँ पे लाइन ड्रा कर दे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। लेट्स अज्यूम न्यूट्रल एक्सिस। हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज कर दिया, हमें डायरेक्ट स्लोप मिल गया तो हमने क्या कर दिया, लाइन प्लॉट कर दिया न्यूट्रल एक्सिस। अगर इस पे भी अगर आप मार्क करना चाहें तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ लाइन बन जाएगी। जब हम स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रा करें, स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम के थ्रू हमारे पास इस पॉइंट पे भी 0 स्ट्रेस आएगा, इस पॉइंट पे भी 0 स्ट्रेस आएगा, इस पॉइंट पे भी 0 स्ट्रेस आएगा और हमारे पास जिस जिस जगह पे हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस कट कर रही है स्टील सेक्शन को हमारे पास उन पॉइंट पे क्या आना चाहिए, 0 स्ट्रेस आना चाहिए। तो अब हम स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम की बात करते हैं। हमने अपनी जो इक्वेशन लिखी हुई थी उस इक्वेशन में हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए पे स्ट्रेस चाहिए, इस पॉइंट पे स्ट्रेस चाहिए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास y एक्सिस से लेकर है 14.1 प्लस 10 तो ये हमारे पास हो जाएगा 24.1। कोऑर्डिनेट हमने हमेशा लिखने हैं z y की फॉर्म में, तो z एक्सिस हमारे पास आ रहा है 25 24.1 और ये वाला हमारे पास हो जाएगा -25 24.1। सेम हमारे पास ये z सेम रहेगा -25 14.1 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा +25 14.1। फिर हमारे पास इन पॉइंट पे भी हमें स्ट्रेसेस चाहिए
तो इन पॉइंट पे हमारे पास y सेम रहेगा 14.1 ही रहेगा, लेकिन z हमारे पास चेंज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक z कितने +5 और यहाँ से यहाँ तक z हमारे पास कितने -5। देन हमारे पास इन पॉइंट पे स्ट्रेसेस चाहिए, इन पॉइंट पे ये वाला हमारे पास 5 कामा -45.9 और ये वाला हमारे पास हो जाएगा 5 कामा +45.9। तो मैं उस इक्वेशन में पुट करके स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालता हूँ और इसका टेबल बनाते हैं और फिर हम आपके सामने इसके डायग्राम को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। सो मैंने इसको डिफरेंट पॉइंट का नाम दे दिया 1 2 3 4 5 और उस इक्वेशन में हमने y और z कोऑर्डिनेट पुट करके उससे हमने क्या कर दी, स्ट्रेसेस की वैल्यू निकाल दी। अब हमने क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। मेरे पास ये पॉइंट 1 है, इसमें मेरे पास कितना है -729। तो ये -729 है, तो हमारे पास मैं इसको इस एक्सेस से नीचे की तरफ प्लॉट करूंगा। अगर ये +729 होता तो इससे ऊपर की तरफ जाते, तो -729 नहीं, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है। यहाँ पे हमारे पास कितना है -702। सेम हमारे पास 1 पॉइंट पे कितना है -729। -729। देन हमारे पास पॉइंट 3 पे कितना है -244। यहाँ पे हमारे पास कितना है -244। हमने इसको कुछ स्केल रखना है अपने जहन में, कुछ सोच रहे का जरिए 702 है तो हमारे पास -244 इतना होगा और फिर हमारे पास ये कितना है पॉइंट 4 पे -80 है। -80 हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इतना आ रहा है, इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये 80 एंड पॉइंट 4 पे 80 और पॉइंट 5 पे हमारे पास कितने 148। तो ये हमारे पास जिन पे नेगेटिव था उनसे नीचे की तरफ ड्रा करने और जिन पे पॉजिटिव है उससे ऊपर की तरफ ड्रा करने। कितने 148। और देन हमारे पास 6 पे -15 है, 7 पे मेरे पास कितने 443 और 8 पे मेरे पास कितने 416। अब हमने इन स्ट्रेसेस को ज्वाइन करना है। हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस जहां पे भी होगी, हमारे पास फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मेरे पास एक जीरो स्ट्रेस का पॉइंट आना चाहिए, या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, अगर थोड़ा सा इधर ड्रा हुआ है। देन हमारे पास यहाँ पे एक जीरो स्ट्रेस का पॉइंट आना चाहिए और इस एक्सिस पे मेरे पास एक जीरो स्ट्रेस का पॉइंट आना चाहिए। तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, ये मेरे पास इस एक्सिस पे न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है। देन मेरे पास अगर ये हमारे पास 702 है, ये हमारे पास कितने 1 -244 और यहाँ पे मेरे पास जो ये लाई कर रहा है इस पॉइंट पे ये हमारे पास कितने -15 जो कि नेग्लिजिबल है। देन हमारे पास इन दो को ज्वाइन करें तो हमारे पास यहाँ पे भी एक न्यूट्रल एक्सिस का पॉइंट आना चाहिए। मेरे पास ये पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास होगी, फिर हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस है तो न्यूट्रल एक्सिस मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, हमने ये इसको स्केल पे नहीं ड्रॉ किया तो मेरे पास ये कुछ इसको इस तरह होना चाहिए कि हमारे पास जहाँ जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जिसको इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेसेस क्या होनी चाहिए, 0 होने चाहिए। ये हमारे पास क्या है स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम। आप इस पे स्ट्रेसेस की वैल्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कितने -80 है और यहाँ पे मेरे पास कितने 148 है, यहाँ पे -15 है, यहाँ पे 443 है एंड यहाँ पे 416 है। स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम हमारे पास कंबाइंड स्ट्रेस के केस में हमने सब पॉइंट पे स्ट्रेसेस को फाइंड किया, देन हमारे पास स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रॉ कर। अब इस अगले पार्ट में हम बात करेंगे कार्नोफ सेक्शन के बारे में।